हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं फ़िज़िक्स मेंटोर से मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स लेक्चर सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6। ये हमारे थ्योरेटिकल पार्ट की यानी चैप्टर नंबर 4 के थ्योरी पार्ट की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। अब लेक्चर शुरू करने से पहले आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल पढ़ा था। मैं डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 5 डाल देता हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसका आइडिया लिए बग़ैर जब तक आपको वो समझ नहीं आता ये नहीं समझ आएगा। आपको याद होगा मैंने आपसे ज़िक्र किया था फ़िज़िक्स चेन की तरह चलता है, तो चेन में जहाँ ब्रेक आएगा आपको नहीं समझ आएगा। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आपने दोबारा देखनी है। होपफुली कि मैं आसान अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो समझ तो आया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल अगर सोने वाला टाइम निकाल लूँ तो बाकी टाइम आपको अवेलेबल हूँ। तो चलें आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। देखिए, आप एक बाल को ऊपर को फेंकें तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या करेगा? ज़ाहिर है नीचे आएगा। अगर आपसे पूछूं क्यों, तो आई होप कि आप सबको इसका जवाब मालूम है, और जवाब ये है कि ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर रही है। कैसे अट्रैक्ट कर रही है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ज़रा इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा कर देते हैं, ज़रा ज़ोर से फेंकते हैं ग्रेटर इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो आपका क्या जवाब होगा? मेरे ख़्याल में अब भी आपको मालूम है कि वो आएगा ज़मीन पर ही, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा लेकिन आएगा ज़मीन पर। लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर मैं उसको इतना ज़ोर से फेंकूं कि वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उससे बाहर ही निकल जाए, तो फिर क्या होगा? जवाब ये है कि फिर तो ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन अट्रैक्ट करेगी तो वो वापस लौटता है ना। ये जो हम स्टार्ट में मैंने कहा कि अगर मैं स्लो स्पीड से फेंक देता हूँ तो वो तो आ जाता है क्योंकि ज़मीन अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंकता हूँ, उस ख़ास स्पीड का नाम एस्केप वेलोसिटी है या एस्केप स्पीड है, उसके साथ प्रोजेक्ट करने पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने का मतलब कि ये भाग गया। इसी वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर प्रॉपर अल्फाज इस्तेमाल करें वो तो नीचे मैंने स्लाइड में रखे हुए हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ's सरफेस will escape from the earth's gravitational field and will not return back। ये वो वेलोसिटी है, ये वो स्पीड है कि जिससे अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट कर दें तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भाग जाएगा। इसी भागने को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों ने ये मुझसे सुना था कि हम एक ऑब्जेक्ट पर अर्थ की सरफेस से वर्क करते करते उसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, और वो वर्क डन हमारा उस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं, ये वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। जूं या बाल ऊपर को जाता रहेगा, यही सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपने उसको इतनी एनर्जी दी है कि उसने भागना है, तो उस एनर्जी को कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। गोया अगर आप उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये भाग जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। कहने का मतलब ये था कि इफ़ वी वांट द ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ's ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ's सरफेस, then we must provide it an initial kinetic energy equal to absolute potential energy। हमें ज़ाहिर है उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी है
कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। और लेक्चर 5 में हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को इतना होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा ना, वर्क डन करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बाल ऊपर जाता जाएगा, या ऑब्जेक्ट जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे वो हाइट गेन करता रहेगा, और ये सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रा आप नोट करेंगे कि मैंने इस बार इसमें नेगेटिव साइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के साथ नहीं लगाया। तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी एक बाउंड सिस्टम के लिए डिफ़ाइन की जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंड सिस्टम के लिए डिफ़ाइन की जाए। आप इस बात को, और मैं थोड़ा सा उसमें पिछले जुमले में ऐड भी कर दूं कि ये नेगेटिव साइन जो है ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये एक बाउंड सिस्टम की एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन नहीं डाला। मैं अगर आपको एक दूसरे तरीके से यही जुमला बोलूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि मैंने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने हाफ mv² लिखा, लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है कि वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है। ज़ाहिर है अगर हमने भागने के लिए जो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए उसको उसके साथ प्रोजेक्ट किया है तो ये वेलोसिटी कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। तो ये कोई आम वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए मैंने इसके साथ एस्केप लिखा हुआ है। और राइट हैंड साइड जो है ये कहाँ से आ गया, ये आप लेक्चर नंबर 5 में देख चुके हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ हो चुका है एक काफ़ी लेंथी डेरिवेशन के बाद। यहाँ पर मौजूद तमाम लेफ़्ट और राइट साइड पर टर्म्स जो हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैंने कहा ये वी एस्केप जो है ये एस्केप वेलोसिटी को के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ कैपिटल M जो है वो मैंने मास ऑफ अर्थ के लिए इस्तेमाल किया है। स्मॉल m मैंने ऑब्जेक्ट के मास के लिए इस्तेमाल किया है। कैपिटल R मैंने रेडियस ऑफ अर्थ के लिए इस्तेमाल किया है। याद रखें कि फ़िलहाल तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी और प्लैनेट के लिए भी बात की जा सकती है। सो मैंने ब्रैकेट में ये ऑप्शन रखा हुआ है कि हम यही बात किसी और प्लैनेट के लिए भी कर सकते हैं। सो आगे देखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के साथ आपका वास्ता पड़ेगा कि जिसमें अर्थ के ऊपर मौजूद एस्केप वेलोसिटी के साथ कंपैरिजन किया जाएगा एंड सो ऑन। तो ऐसे कई मल्टीपल चॉइसेस की प्रैक्टिस इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगा। आपके पास भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका आंसर करूं, वीडियो की शक्ल में बनाऊं ताकि आपके पूछे हुए सवाल का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अच्छा चलें, बाहर कैफ मैं यहाँ इस इक्वेशन में दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ m के ऊपर। तो आप क्या गैस करते हैं स्मॉल m पे डिवाइड करने के बाद क्या होगा? ज़ाहिर है m ने कैंसिल हो जाना है। तो ये लें जी, m कैंसिल हो चुका। कैंसिल हो जाने के बाद मैंने रीअरेंजमेंट किया है। याद रखें मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ देखें 2 डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है जी वो 2 जो वहाँ पे था। अब इसके बाद v² लिखा हुआ है, मुझे v चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा। स्क्वायर रूट लेने पर मेरे पास ये आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 के नाम से सेव कर लिया अपने पास। ये मेरे पास एस्केप वेलोसिटी के लिए पहला रिलेशनशिप आ चुका है। अच्छा, इस रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। ये बात मैंने अभी 10 मिनट के बाद आपसे डिस्कस करनी है इसी वीडियो के अंदर। देखें, चूँकि हमने डेफिनेशन में अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, सो अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है तो उसको ज़मीन उसके वेट के बराबर फोर्स से अट्रैक्ट करी होगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पर mg लिखा है। और ये वेट जनरेट होता है किस फोर्स की वजह से? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r²।
अब यहाँ मैंने कैपिटल आर इसलिए डाला है कि मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है। अगर ये थोड़ा सा भी ज़मीन से ऊपर होता तो मैं स्मॉल आर डालता और स्मॉल आर बराबर होता था कैपिटल आर प्लस एच के। ये बात भी लेक्चर नंबर 5 में एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में भी दोनों तरफ मास को डिवाइड कर दें तो आपके पास यहाँ जी अकेला रह जाएगा। इस बात को आप इस साइड पर देखें तो g इज़ इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप यहाँ डिनोमिनेटर में मौजूद आर स्क्वायर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जी आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो जी एम इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M की वैल्यू मैंने ये एरो से रिप्रेजेंट किया है कि ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ GM इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 फिर कैसी लगेगी, ये लिखी हुई है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 2 और यहाँ देखें GM की जगह जी आर स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय जो वहाँ पे था वैसे का वैसे ही लिख दिया। ब्रैकेट में जो चेंज आई है वो मैंशनड है यहाँ। अच्छा, इसके बाद ऊपर भी आर स्क्वायर है, नीचे आर है तो एक एक आर कटेगा, मेरे पास जो बच गया वो मैंने लिख लिया। सो यहाँ पे मुझे एस्केप वेलोसिटी के लिए एक और रिलेशनशिप मिल गया। तो एस्केप वेलोसिटी इस इक्वेशन 2 में भी देखा जा सकता है कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है और किन किन फैक्टर्स पे नहीं कर रही। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखें तो g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू सबको बड़ी अच्छी तरह से मालूम होती है, मैंने नीचे रिप्रेजेंट की हुई है। और साथ ही कैपिटल R है, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू भी ज़बानी सबको पता होनी चाहिए। तो ये दो वैल्यूज़ अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ तो जी ये लास्ट साइड पे आ जाए। यहाँ पर आप देखो कि मैंने जी और आर की वैल्यू पुट की है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है तो कैलकुलेटर मुझे कुछ ऐसा आंसर देता है। इसको मैं अगर 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड लिख लूँ तो होपफुली कि आपको समझ आता होगा कि मैंने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पर 3 जंप दिए, इसलिए चूँकि लेफ़्ट को दिए तो 10 की पावर पॉजिटिव में इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, 10 पावर 3 को तो किलो भी कहते हैं, सो इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो ये है जी अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने प्रोजेक्ट करना है तो उसको कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जब आप इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट एक दफ़ा भाग गया सो भाग गया, मुड़ कर ये नहीं आएगा। चलें जी, ये जो दो इक्वेशंस है ना, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, इनको उठाकर मैं आगे लेकर आता हूँ। ये वही इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। अब मैं ज़रा अपनी बात को समराइज़ करना चाहता हूँ। देखें, इक्वेशन नंबर 1 से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल M आपको याद होना चाहिए कि मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये अर्थ के अलावा कोई दूसरा प्लैनेट भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा इक्वेशन 2 में देखें कि हमें नज़र आ रहा है कि एस्केप वेलोसिटी रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, यानी रेडियस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। कैसे, वो रिलेशन मैंने यहाँ मेंशन किया है। एस्केप वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ या ऑफ द प्लैनेट। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो भी इक्वेशन नंबर 2 से पता चलती है कि एस्केप वेलोसिटी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ भी ताल्लुक़ है, उस पर भी डिपेंडेंसी है। आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है एट अ पार्टिकुलर लोकेशन, लेकिन अगर आप अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट की बात करें तो क्या उस पर भी जी की वैल्यू वही होगी जो अर्थ के ऊपर है? ज़ाहिरी बात है, जवाब है नहीं। तो इसलिए एस्केप वेलोसिटी जी की वैल्यू पे भी डिपेंड करती है। अगर जी चेंज हो जाएगा तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह ज़रा ये 3 तो हो गए, मैं चौथे को इसको बयान करने से पहले आपकी तवज्जो ज़रा इस पर लाना चाहूँगा। ज़रा राइट साइड पे इस कॉर्नर में आ जाएं जो आपको ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है।
आप जानते हो कि मास बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। चूँकि अर्थ एक स्फेरिकल शेप का है नियरली, तो स्फेयर का वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, तो मास बराबर होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये एक्चुअली मास जो है उसके अंदर 3 आर छुपे हुए हैं, 3 आर छुपे हुए हैं। दूसरी नोटेबल बात यह है कि मास के अंदर डेंसिटी भी मौजूद है। तो अगर मैं मास की जगह यहाँ डेंसिटी लगा दूँ तो अभी ऊपर मौजूद 3 आर में से नीचे मौजूद 1 आर कट जाएगा, ऊपर 2 आर बच जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम के, तो उस लिहाज से एस्केप वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। किसकी डेंसिटी? अर्थ की डेंसिटी, यानी हमारे प्लैनेट की डेंसिटी पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है। मेरी तमाम जो बातें कर रहा हूँ इनके एक एक लफ्ज़ के अंदर कई सवालात छुपे हुए हैं। अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं, अक्लमंद हैं, तो आपको ये मल्टीपल चॉइस की किताबें में बड़ी अच्छी तरह से मिल जाएंगे और हम इनको डील कर सकते हैं बड़ी आसानी से अगर हमें ये कंक्लूजन समझ आ जाए। अच्छा, आपने नोट किया कि मैंने आपको इन दोनों इक्वेशंस में ये बताया कि एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इसमें स्मॉल m आपको दोनों में नज़र नहीं आ रहा, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है। आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पर तो एस्केप वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस है और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस है। तो उसका जवाब मैं ऑलरेडी अपनी बात में बयान कर चुका हूँ कि ये जो मास ऊपर लिखा हुआ है, इस मास के अंदर 3 आर छुपे हुए हैं, तो ऊपर मौजूद 3 आर नीचे मौजूद 1 आर से कटेगा, फिर भी वही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ। सो आई होप कि एस्केप वेलोसिटी आसान टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो वाइंड अप होता है। मैं अपनी लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 2 किलोग्राम है और उसको अर्थ की सरफेस से अगर फेंका जाए तो उसको हमें कितनी एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी? वो लिखी हुई है जी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सवाल यह है कि उस बॉल की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी जिसका मास क्रिकेट बॉल के मुकाबले में डबल है? तो आपने अपने आंसर्स को कमेंट्स में लिखना है। मैं एक्सप्लेन कर दूं कहीं कोई गलत ना समझे, ये 11.2 और डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। ये स्लैश जो है ये डिवीज़न के लिए मैंने लिखा है, 11.2 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ। अच्छा, तो आप लोगों ने आंसर को कमेंट्स में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। तो यहाँ जी मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा इस बात के साथ कि उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने ऑनलाइन चैप्टर नंबर 4 समझा है, इसमें मैं बहुत सारी बातें अपनी तरफ से काफ़ी आसान बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। जहाँ नहीं समझ आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि आप वीडियो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई मरतबा देखो। सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप तो फिर तैयार अपने घर में बैठे हुए फ़ोन पे समझ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आसान और क्या होगा। ये आपके ऊपर है, आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा मीठा फल मिलेगा। मैं मोहम्मद मुज़म्मिल और फ़िज़िक्स मेंटर यूट्यूब चैनल से फ़िलहाल अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। तो हम अपनी एक्सरसाइज वाले पार्ट के साथ फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।